नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। आज की क्लास के अंदर हम राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। राठौड़ वंश राजस्थान के अंदर आप तीन अलग अलग राज्य देख पाएंगे। पहला है जो सबसे बड़ा है मारवाड़, जिसके अंदर आपका जोधपुर आता है, जोधपुर जिसकी राजधानी रहा है लंबे समय तक। दूसरा है आपका बीकानेर और तीसरा है किशनगढ़। आप यहाँ देखेंगे जो ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है, और कभी कभी तो ये बहुत बड़ा था, जैसे मालदेव और जसवंत सिंह जी के समय में ये और भी फैला हुआ था। जैसे कि कुछ समय था जब बीकानेर भी इसके अंदर आ गया था। बीकानेर दूसरा राज्य था और तीसरा यहाँ पे किशनगढ़ राज्य भी हुआ करता था। सबसे पहले हम मारवाड़ राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ में राठौड़ों को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि राठौड़ों से पहले मारवाड़ के अंदर किनका शासन था। राठौड़ों से पहले पृथ्वीराज वंश का शासन था। जो गुर्जरा पृथ्वीराज वंश जो है वो उत्तर भारत के अंदर राज्य करता था। आपके मध्यकाल के अंदर, शुरुआती मध्यकाल के अंदर, जब राष्ट्रकूट दक्षिणी भारत के अंदर राज्य करते थे, यहाँ पे चोलास थे, यहाँ पे आपके पांड्या थे। तो उस समय आपके गुर्जर पृथ्वीराजों का यहाँ पे शासन था। ये पृथ्वीराज वंश था। इसको गुर्जरा पृथ्वीराज वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये पूरा पूरा इलाका था इसको गुर्जर तरा कहते थे। गुर्जर तरा, और इसकी राजधानी पीलमोलो होती थी जो वर्तमान भीनमाल है। तो इसलिए इनको गुर्जरा पृथ्वीराज भी कहते हैं। इस वंश का नागभट्ट मलेच्छों का नाशक कहलाता है। तो मलेच्छों से जितने भी आक्रमण हुए हैं उससे नागभट्ट ने बड़ा युद्ध किया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि मारवाड़ के ऊपर राठौड़ों से पहले पृथ्वीराजों का राज्य था। राठौड़ों में सबसे पहले राव सिया, जिनको ये माना जाता है कि जो कन्नौज के गढ़वाल शासक थे जयचंद, जो जिनका युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के साथ होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ होता है, उनके वंशज हैं, ऐसा माना जाता है। ये पाली के उत्तर पश्चिम में आकर इन्होंने अपना राज्य बनाया। उनके बाद में जो इनके वंश के अंदर 1394 के अंदर, 1394 से लेकर 1423 तक राव चुंडा का राज्य था। चुंडा वो थे जिन्होंने मंडोर के ऊपर पहली बार अधिकार स्थापित किया। ये मंडोर का गार्डन है। तो और मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। पुंगल के भाटियों के साथ इनका कुछ विरोध चल रहा था और उनके द्वारा ये मारे गए थे। इनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण किया। ऐसी बार बहुत बार बोल दिया जाता है कि कौन सी रानी ने कौन सा निर्माण किया। जैसे बूंदी की जो बावड़ी है उसके बारे में पूछ लिया था कि किस रानी ने बनाया, तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि इनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। इनके बाद में राव नरमल का पूरा शासन नहीं रहा। पहले इनके भाई राव कान्हा को शासन दे दिया था, जो छोटे भाई थे उसको शासक बना दिया था। फिर इन्होंने बाद में शासन अपने हाथ में 1427 से लिया। इनकी बहन हंसाबाई का विवाह इन्होंने राणा लाखा से किया। अगर आपको याद है, जब हम मेवाड़ वंश पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव चुंडा के लिए आया था, लेकिन कुछ दरबार के अंदर मजाक हो रही थी, उसमें लाखा ने ये बोला था कि मेरे जैसे बुढ़े के लिए रिश्ता छोड़ना आएगा। तो उन्होंने हंसा से, चुंडा ने कह दिया मैं विवाह नहीं कर सकता, अब तो आपको ही करना पड़ेगा। और चुंडा की जगह लाखा ने विवाह किया। और विवाह की ये शर्त थी कि लाखा का जो पुत्र होगा हंसा से वो राणा बनेगा मेवाड़ का। तो इसी वजह से मोकल बाद में राणा बनते हैं। तो मेवाड़ की राजनीति में इनका बड़ा योगदान था, इनका हस्तक्षेप भी था। तो राणा कुंभा के समय में मेवाड़ के सामंतों ने इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि ये मेवाड़ के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो इनकी एक सखी थी भारमली, इनकी दासी थी और इनकी प्रेमिका थी। उसने जाके हंसाबाई को बताया कि ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हंसाबाई ने चुंडा को बुलवाया और फिर मेवाड़ के सामंतों ने राव रणमल की हत्या कर दी। रणमल के जो बेटे थे राव जोधा, उन्होंने जोधपुर का, उनको मारवाड़ के राठौड़ वंश का सबसे बड़ा मतलब स्थिर करने वाला व्यक्ति माना जाता है। इन्होंने जब रणमल की मृत्यु होगी उसके बाद में जंगलों में रहकर अपना युद्ध जारी रखा। उसके बाद में जब मारवाड़ इनको मिल गया और 1453 में इन्होंने मेवाड़ के साथ संधि कर ली और मंडोर वापस ले लिया। आपको पता है, हमने पढ़ा था आवल बावल की संधि हुई थी। और वो हंसाबाई ने जब कहा कि आप दोनों आपस में संधि कर लो तो संधि हो गई और 1453 के अंदर ये संधि हो गई। इन्होंने 1459 के अंदर जोधपुर को बसाया और चिड़िया टूक पहाड़ी जो है वहाँ पे आपका मेहरानगढ़ किला बनवाया। इन्होंने अपने काल में सुल्तान बहलोल लोदी को, जो दिल्ली का सुल्तान था बहलोल लोदी, उसको हराया था। तो जो मध्यकाल में जो गुलाम वंश के शासक थे ना, उनका आप बहुत देखोगे कि मतलब
जो राजस्थान के राजपूत हैं उनसे उनके युद्ध होते रहे और बहुत बार दिल्ली का शासक राजस्थान के राजपूतों से हारता रहा है। तो ये एक उसका उदाहरण है कि सुल्तान बहलोल लोधी को किसने हराया, तो राव जोधा जी ने हराया था। उनके बाद में राव गंगा का उल्लेख है, क्योंकि राव गंगा जब खानवा का युद्ध था, खानवा के युद्ध में सांगा, आपको पता है ये 1527 के अंदर युद्ध हुआ था। सांगा का युद्ध था बाबर के खिलाफ। तो ये बाबर के खिलाफ के युद्ध में राव गंगा ने भी इनकी मदद की। आप देखेंगे बीकानेर भी इनकी मदद करेगा। इन्होंने राजपूतों का अग्रिम बन के, हिंदूपत इसीलिए कहा जाता है इनको कि सारे राजपूतों को इकट्ठा करके इन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्यवश खानवा के अंदर सांगा की मृत्यु हो जाती है और फिर बाबर की विजय हो जाती है। राव गंगा के बाद में राव मालदेव आते हैं। इनका मारवाड़ के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो जब राणा सांगा 1527 का खानवा का युद्ध हार गए तो मेवाड़ काफी कमजोर हो चुका था। उसी समय जो गुजरात का बहादुर शाह है उसने 1532 में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। आपको पता है कि जो हाडी रानी थी सांगा की पत्नी, उन्होंने हुमायूं को चिट्ठी लिखी कि राखी भेजी, लेकिन हुमायूं मदद करने नहीं आया। तो उस समय मालदेव ने राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। उसके बाद में इन्होंने उदय सिंह की भी सहायता की। जब विक्रमादित्य को मार के बनवीर जब मेवाड़ का शासक बन जाता है तो उदय सिंह का फिर से राज्याभिषेक करने में भी इन्होंने बड़ी सहायता की। इनकी पत्नी है उमादेव, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये जीवन भर अपने पति से रूठी ही रही। इनके जो पिता थे राव लूणकरण, ये जैसलमेर के राव लूणकरण भाटी थे। ये उस समय ऐसा कहा जाता है कि ये प्लानिंग कर रहे थे मालदेव जी को मारने की। तो जो इनकी पत्नी थी उसने मालदेव को ये समाचार भेज दिया कि आपको मारने वाले हैं। तो क्योंकि अपने दामाद को बचाना था, बेटी का सुहाग बचाना था, तो फिर मालदेव ने लूणकरण की हत्या कर दी। इस वजह से वो आजीवन अजमेर के तारागढ़ में रहती रही और वो रूठी रही अपने पति से, तो इसलिए उनको रूठी रानी कहा जाता है। ये है वो रूठी रानी। उमादे नाम है इनका। 1541 के अंदर इन्होंने साहिबा के युद्ध में इन्होंने बीकानेर के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें इन्होंने राव जैतसी को हराया और राव जैतसी की इसी के अंदर मृत्यु हो गई। जैतसी ने वैसे शेरशाह सूरी से मदद मांगने की कोशिश की थी। उस समय शेरशाह सूरी था दिल्ली का शासक, लेकिन मदद आया तब तक युद्ध हार चुके थे ये। तो उसके बाद में इन्होंने मेड़ता के वीरमदेव को भी हराया। फिर 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिसके अंदर शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में युद्ध था। इनके दो बड़े सेनापति थे, जैता और कुपा, जिनके पीछे अब जैतावत और कुपावत राठौड़ लगाते हैं इनके पीछे। तो वो जैता और कुपा के वंशज हैं। तो जब ये युद्ध हो रहा था तो बीकानेर और मेड़ता शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ रहे थे जोधपुर के खिलाफ। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैतसी की मृत्यु हुई थी तो जो जैतसी का पुत्र था कल्याणराव, वो भी शेरशाह सूरी की तरफ से गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ा था। उसके बाद में इन्होंने, जब शेरशाह सूरी के साथ ऐसा चल रहा था तो इन्होंने कहा हुमायूं जो शेरशाह सूरी का दुश्मन है उसकी सहायता ली जाए और उसकी मैं सहायता करूं। लेकिन हुमायूं को इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसे अविश्वास के चलते हुए उसने मारवाड़ में रुकने की जगह अमरकोट, जो कि सोडा राजपूतों का इलाका था, वहाँ पर जाके शरण ली। शेरशाह की मृत्यु के बाद में वैसे मालदेव ने अपना सारा राज्य वापस जीत लिया था और अपना राज्य विस्तार भी किया था। तो जो सबसे बड़ा राज्य राठौड़ों के टाइम पे था वो मालदेव के समय देखा जा सकता है। इसके बाद में जो चंद्रसेन थे, राव चंद्रसेन, इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। राणा प्रताप से इनको बराबर माना जाता है। मालदेव के जो पुत्र थे, दो बड़े पुत्र थे, उदय और राम और उदय को टालकर मालदेव ने ये इच्छा जाहिर की कि चंद्रसेन को ही राजा बनाया जाए और उनकी इच्छा के अनुसार उनको चंद्रसेन को राजा भी बनाया। तो इनके दोनों भाई जो राम और उदय थे वो अकबर के साथ जाके मिल गए, अकबर से सहायता मांगी। अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा 1564 के अंदर और हुसैन कुली खां ने जोधपुर के ऊपर अधिकार कर दिया। तो राव चंद्रसेन का पूरा जीवन भागते भागते पहाड़ियों में ही बीटा, भादराजून, सिवाना, रामपुर, पीपलोद आदि जगह में रह के इन्होंने विरोध किया और उसी समय इनकी मृत्यु भी होगी 1581 के अंदर। इस चलते 1572 के आसपास जो बीकानेर के राय सिंह थे, बीकानेर के राजा के पुत्र जो राय सिंह थे, उनको जोधपुर का प्रशासक बना दिया था अकबर ने और ये वहाँ रहे थे। तो 72 के बाद में आप गिन लो, वो मतलब 83 तक तो खालसा ही था जोधपुर और कोई प्रशासक होता था और वो प्रशासक शासन करता था। लेकिन हम कहते हैं क्योंकि 81 तक तो राजा रहे चंद्रसेन, वो जंगलों से लड़ते रहे तो राजा है, तो 81 तक तो वो थे। 81 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 81 से 83 का जो पीरियड है, जो समय है, वो तो खालसा ही था जोधपुर। उसके बाद में अकबर ने
1583 के अंदर जो इनके बड़े भाई थे मोटा राजा उदय सिंह, उनको राजा बना दिया, क्योंकि ये अकबर के नागौर दरबार में गए थे और इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये चंद्रसेन के खिलाफ भी, जैसे यहाँ पे जब राम सिंह और उदय सिंह दोनों ही अकबर से सहायता लेने गए थे, तो मोटा राजा उदय सिंह ने जगत गुसाई अपनी जो पुत्री थी मानबाई या जोधाबाई, उसका विवाह अकबर के साथ किया, जिससे उनको जहांगीर नाम का पुत्र हुआ। तो यहाँ पे एक प्रसंग है कि सिवाना के कल्याण राव ने ये कहा था मोटा राजा उदय सिंह को कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम अपनी पुत्री की शादी एक तुर्क से कर रहे हो। तो फिर इस चलते अकबर ने सिवाना के ऊपर आक्रमण किया और फिर कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नियों ने जौहर कर दिया। तो ये एक और प्रसंग है इसी से रिलेटेड। इसके बाद में आते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, इनके पिता गद सिंह जी की मृत्यु के बाद में ये अल्पायु में ही राजा बन गए। तो जब ये बहुत छोटे थे, 10-11 साल के थे, तब राजा बने। तो शाहजहां ने अशोक के ठाकुर साहब जो थे राज सिंह जी कुंपावत, उनको मंत्री बना दिया। जब 1657 के आसपास जब शाहजहां बूढ़ा हो गया और जब मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया। सबसे पहले इन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था, और धर्मत का जो युद्ध था उसके अंदर ये दारा शिकोह की तरफ से लड़े, लेकिन जो कासिम खां था उसने दारा शिकोह को धोखा दिया और वो औरंगजेब के साथ होके मिल गए। तो औरंगजेब के साथ चले गए, तो औरंगजेब की जीत हुई और उसके बाद में ये वापस जोधपुर आ गए। उसके बाद में जब खजुआ का युद्ध हो रहा था, जो कि शुजा के साथ हो रहा था, औरंगजेब के एक और भाई थे शुजा, ये पहले गए तो औरंगजेब की तरफ से थे, लेकिन वहां जाने के बाद में उन्होंने शुजा के साथ मिल गए और फिर उसमें भी औरंगजेब की जीत हुई और ये फिर से वापस आ गए। ये कहा जाता है कि जब धर्मत के युद्ध में ये हार गए थे, तो जो उदयपुरी रानी है उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया था और कहा था कि मतलब आप जाओ, या तो मर जाओ या जीत के आओ, मैं सती होने की तैयारी करती हूँ। फिर इनको बहुत समझाया है कि मैं वापस बदला लूंगा, करूंगा, तो फिर इन्होंने अपनी हट छोड़ी। उसके बाद में इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भाषा भूषण नाम के ग्रंथ की रचना की। इनका एक मंत्री था मूणोत नैन्सी, ये आपके साहित्य के अंदर, रचना के अंदर बड़ा फेमस है। नैन्सी री ख्यात करके एक किताब लिखी थी और दूसरी किताब लिखी थी मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये दोनों किताबें आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछ लेता है। मूणोत नैन्सी के लिए नैन्सी री ख्यात शायद तक ना पूछे, क्योंकि आपको क्लियरली पता लग जाएगा ऑप्शन में, लेकिन मारवाड़ परगनारी विगत आपको याद रहनी चाहिए कि ये इनकी लिखी हुई रचना है। और आपको ये याद रहना चाहिए कि मूणोत नैन्सी महाराज जसवंत सिंह जी के मंत्री थे। उसके बाद में महाराज जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में अजीत सिंह को औरंगजेब ने राजा स्वीकार करने से मना कर दिया। तो उसके बाद में राठौड़ों का एक दल गया वहाँ पे, कहा कि इनको बनाइए आप राजा। तो क्या हुआ कि अजीत सिंह जी को और उन रानियों को वहीं पे उसने रख दिया, कहा कि इनकी परवरिश हम यहीं करेंगे। तो इस पे दुर्गादास राठौड़ और उनके साथी लोगों ने इनको आज़ाद करवाया, अजीत सिंह को लेके वापस मारवाड़ आए। बहुत इनका विरोध चलता रहा सालों तक, और उसके बाद में उन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब से लगातार विरोध करके जोधपुर का राजा बनाया। लेकिन जो अजीत सिंह जी थे उन्होंने दुर्गादास जी को निष्कासित कर दिया था और उनके जीवन के अंत समय में वो मेवाड़ गए थे और मेवाड़ में उनको हाकिम का एक पद मिला था और वो वहीं पर रह के उन्होंने जीवन के अंतिम पल निकाले, वो परिवार सहित वहाँ चले गए थे। उस समय जब औरंगजेब के साथ इनका विद्रोह चल रहा था, उस समय शहजादा अकबर ने भी अपना विद्रोह कर दिया था। तो उस समय इन्होंने शहजादा अकबर का साथ दिया। शहजादा अकबर जब मरने वाला था विद्रोह के बाद में, तो अपने बच्चों को दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़ के गया था और उन बच्चों को मुगलिया तरीके से शिक्षा दी थी। तो इस वजह से औरंगजेब इनसे बड़ा प्रभावित था कि मेरे पोते पोतियों को इतनी अच्छी शिक्षा देके भेजा इसने। तो ये भी इनके बारे में एक बड़ी बात है। जो कर्नल टॉड है वो अपनी किताब एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर लिखते हैं कि राठौड़ों का यूलिसेस एक ग्रीस योद्धा था, जो जिसकी मान्यता थी कि ये मतलब इतना वीर योद्धा है कि मतलब ये देवताओं के समान है। तो उससे बराबरी की है दुर्गादास राठौड़ की कर्नल टॉड ने। ये थे मुख्य राजवंश राजा जो कि मारवाड़ के अंदर थे। अब मारवाड़ के अंदर अजीत सिंह जी के बाद में जो भी चीज़ें हुई है वो हम क्योंकि हमने औरंगजेब की मृत्यु तक की चीज़ें तो पढ़ ली है, इसके बाद का हम जब मराठों की एंट्री होती है और जब अंग्रेजों की एंट्री होती है तो वो अलग से वीडियोज आएंगे जिसके अंदर हम मराठों को राजस्थान में मराठा और राजस्थान के अंदर अंग्रेज पढ़ेंगे। तो उसके अंदर भी आपको वो देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से जगत सिंह जी आए, किस तरीके से भीम सिंह जी आए, किस तरीके से अंग्रेजों के साथ संधि हुई, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। जो दूसरा
राज्य था राठौड़ों का वो है बीकानेर। ये राव बीका ने 1564 के अंदर बसाया था। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, उन्हीं के पुत्र थे, छोटे पुत्र थे। तो कभी व्यंग में ये कहा था राव जोधा ने कि जा जंगल में जाके अपना राज्य बसा ले, तो ये जंगल प्रदेश में चले गए। बीकानेर का प्राचीन नाम जंगल प्रदेश था। तो इन्होंने 1465 के अंदर जंगल प्रदेश में बीकानेर की स्थापना की। इन्होंने वहीं पे पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह किया और अपनी पकड़ वहाँ मजबूत की। देशनोक के अंदर इन्होंने करणी माता का जो मूल मंदिर है वो इन्हीं के समय बनाया गया था। इनके बाद में 1505 में लूणकरण, राव लूणकरण करके राजा बने बीकानेर के, जिन्होंने नागौर के महमूद खां को हराया। लेकिन जो ढोसी का युद्ध था 1526 के अंदर नानौल के नवाब अबीमीरा के साथ, वहाँ लड़ते हुए इनको वीरगति प्राप्त हुई। इन्होंने लूणकरणसर झील जो है उसका निर्माण कराया था। तो लूणकरणसर झील, राव लूणकरण, ये बीकानेर वाले हैं, जैसलमेर वाले भाटिनी। ये राव लूणकरण राठौड़, ये आपको याद रखना है कि मतलब दो लूणकरण है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो उमादे के पिता थे राव लूणकरण वो अलग है, ये राव लूणकरण अलग है। उसके बाद में राव जैतसी 1526 के अंदर राजा बनते हैं बीकानेर के। इन्होंने काबुल में कामरान को हराया। काबुल का शासक था कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था, बाबर का पुत्र था। बाबर अपने पुत्र को काबुल के अंदर छोड़ के आया था राजा बना के, और वो भारत आया था। तो हुमायूं का भाई जो कामरान था उसको हराया था राव जैतसी ने। लेकिन जब मालदेव के साथ इनका युद्ध हुआ था, साहिबा का युद्ध, उसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई। बीटू सूजा करके एक रत्नाकार है जिन्होंने जैतसीरो छंद करके एक किताब लिखी है, उसके अंदर काबुल के युद्ध के बारे में बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो बीटू सूजा और जैतसीरो छंद आपको याद रखना है कि उन्होंने लिखी थी। और हुमायूं के भाई कामरान को हराने वाले राव जैतसी थे बीकानेर के। इनके बाद में राव कल्याणमल थे, क्योंकि इनके पिता की हत्या मालदेव ने साहिबा के युद्ध में की थी। तो इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से भाग लिया था और ये लड़े थे और ये जीते थे मालदेव के विरुद्ध। खानवा के युद्ध में भी कल्याण सिंह को उनके पिता ने सांगा के साथ लड़ने के लिए भेजा था, जब मदद भेजी थी, जब सारे राजपूत इकट्ठा हो रहे थे सांगा के साथ 1527 के युद्ध में, तो ये भी वहाँ गए थे। उस समय ये राजकुमारी थे पर वो वहाँ लड़ने के लिए गए थे। इनके समय में भटनेर के किले पर बीकानेर के राठौड़ों का आधिपत्य हो गया था। 1570 के अंदर जब अकबर का नागौर दरबार लगा तो उस समय कल्याणमल जी ने अधीनता स्वीकार कर दी। पहले वो गिरी सुमेल के युद्ध में भी वैसे 1544 में वो शेरशाह सूरी से मिल गए थे, तो मतलब उनका दिल्ली से नाता जुड़ गया था। और फिर अकबर जब नागौर दरबार में आया, नागौर दरबार 1570 का ऐसा एक दरबार है जहाँ पे अधिकतर राजा राजस्थान के वो अकबर के साथ मिल लिए थे। उनमें फिर महाराणा प्रताप एक ऐसे थे जो कि इसके अंदर नहीं मिले, या फिर मारवाड़ के एक चंद्रसेन थे जो कि नहीं मिले। लेकिन मारवाड़ के चंद्रसेन के बाद उनके भाई मोटा राजा उदय सिंह जाके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इनका पुत्र था एक पृथ्वीराज, जो कि कवि था, अकबर का दरबारी कवि था। इसने बेली किशन रुक्मणी करके एक ग्रंथ लिखा था। तो ये याद रखिएगा कि ये राजकुमार था, राव कल्याण राव का बेटा, कल्याणमल का बेटा था, जिसने बेली किशन रुक्मणी नाम का ग्रंथ लिखा है। इसके बाद में राव राय सिंह, इनके जो दूसरे बड़े पुत्र थे कल्याणमल के, वो राजा बने। राजा बनने से पहले 1572 में ये इतने मतलब कुशल व्यक्ति थे कि अकबर ने इन्हें जोधपुर का प्रशासक बना दिया था 1572 के अंदर। और 1574 में बीकानेर के राजा बने। इन्होंने जूनागढ़ की दुर्ग का निर्माण करवाया। जो आगरा में जयमल और फत्ता की जो मूर्तियाँ लगी हुई है, वो मूर्तियाँ उदय सिंह के टाइम पे जब अकबर ने अटैक किया था और फिर जयमल और फत्ता ने जो मतलब अपने किले की रक्षा की थी, तो उसके बाद में अकबर ने प्रसन्नता से मूर्तियां बनवाई थी। वो राय सिंह के कहने पर ही किले के सामने मूर्तियां लगवाई थी। इनके बाद में एक राव करण सिंह है जो कि 1631 से लेकर 1638 तक थे। इनसे रिलेटेड एक किस्सा है मतिरेरी राड़। मारवाड़ में कहा जाता है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए अगर झगड़ा चालू हो जाए तो मतिरेरी राड़ बोला जाता है। मतिरा यानी तरबूज होता है। तो एक जाखड़िया गांव करके था, इसके लिए इनका विवाद हो गया था नागौर के अमर सिंह के साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए बड़ा विवाद हो गया था और इनके बीच में युद्ध हुआ था। मुगल उत्तराधिकार के समय में इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। जैसे कि जो जोधपुर के राजा है वो पहले दारा शिकोह और बाद में सूजा का साथ दिया था, इन्होंने औरंगजेब का ही शुरुआती साथ दिया था। और इनके
दरबार के अंदर चिंतामणि भट्ट थे जिन्होंने शुक सप्तति लिखी थी। करण सिंह ने खुद ने कल्पदमरू लिखा था। गगनन मैथिल इनके दरबार के अंदर थे जिन्होंने करण भूषण और काव्य डाकिनी लिखी है। तो ये किताबों के नाम आपको याद रखना है। रचनाएं पूछी जाती है, रचनाओं से रिलेटेड हम एक और डिटेल वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे किसने क्या क्या लिखी है, पर अभी से आपको याद होना चालू हो जाना चाहिए कि किस राजा के समय क्या था, तो आसान रहता है। फिर इनके बाद में एक अनूप सिंह जी करके एक राजा थे। इनको स्पेशली इसलिए पढ़ा जाता है कि क्योंकि इन्होंने साहित्य के विषय में बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने अनूप पुस्तकालय बनाया है, ये अनूप पुस्तकालय है बीकानेर का, इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इनकी लिखी हुई कुछ किताबें हैं, अनूप विवेक, काम प्रबोध, गीत गोविंद पे इन्होंने अनुपोदय टीका लिखा था। तो गीत गोविंद पे 2 लोगों ने टीका लिखा है, एक तो राणा कुंभा ने लिखा था जो कि मेवाड़ के हैं। गीत गोविंद पे जो अनुपोदय टीका लिखा है वो अनूप सिंह जी ने लिखा है जो कि बीकानेर के हैं। इन्होंने 33 करोड़ देवताओं का मंदिर भी बनाया था बीकानेर के अंदर। अब इसके बाद में हम बढ़ते तीसरे राज्य की ओर जो कि किशनगढ़ है। किशनगढ़ के अंदर मतलब हम इतना डिटेल में हमारी राजस्थान अध्ययन की किताबों में नहीं दिया हुआ है तो हम भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक राजा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए जो कि सावंत सिंह है। ये कृष्ण भक्त थे इसलिए इनको लोग नागरीदास भी कहते थे। और इन्हीं के कार्य क्षेत्र में जो चित्र शैली है आपकी किशनगढ़ चित्र शैली है उसका बड़ा विकास हुआ था। और इन्हीं के समय में निहाल चंद करके एक चित्रकार थे जिन्होंने बणी ठणी की चित्रकारी की है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है सारे एग्जाम्स में कि बणी ठणी किसने बनाई है, तो निहाल चंद ने बनाई है। किशनगढ़ चित्र शैली से संबंध रखता है और सावंत सिंह जी जो थे वो राजा थे, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, आपको इसके बारे में स्पेशली ध्यान रखना है। इसके साथ हमने आज राठौड़ों को कंप्लीट कर दिया है। राठौड़ों के बाद में अब हम जल्द ही चौहानों की तरफ बढ़ेंगे। अगला हम चौहान देखेंगे। चौहान राजवंश भी बहुत लंबा है, अलग अलग जगह पे उनकी शाखाएं हैं, तो वो सारा हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में आपको।